कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहाँ की सारी लड़कियां एली नाम की लड़की के लिए कांग्रेचुलेशंस मैसेजेस लिख रही होती हैं, क्योंकि हाँ उसने कॉलेज की मिस क्वीन का खिताब जो अपने नाम किया है। एली इन मैसेजेस को पढ़कर बहुत ज्यादा खुश होती है। किताब जीतने की खुशी तो है ही, ऊपर से एक सबसे बड़ी खुशी भी है दोस्तों जो उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि आज उसका बॉयफ्रेंड वार्नर उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाला है और वो दोनों आज एंगेजमेंट भी करने वाले। तो एली की दोस्त उसको बेस्ट ऑफ लक कहती है उसकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। तो एली इस तरह बड़ी खुश है और एक से बढ़कर एक कपड़े लेने के लिए वो शॉपिंग पे जाती है कि किन कपड़ों में वो सबसे ज्यादा सुंदर लग सकती है, जो मतलब वार्नर उसको देखते ही खुश हो जाए। जिसके बाद शाम को जब वो तैयार होकर हॉस्टल में आती है तो वार्नर उसको लेने के लिए आता है ताकि वो दोनों डिनर पर जा सके। एली तुरंत उसके साथ डिनर पर आ जाती है। तो वार्नर कहता है देखो तुम्हें पता ही होगा आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है और मैंने इसके बारे में काफी सोचा भी है और सोच समझ कर ही मैंने एक फैसला लिया है। मेरे परिवार वालों ने मुझ पे बड़ी उम्मीद लगाई है तो उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरना चाहता हूँ। अब दोस्तों एली को तो अंदर से घबराहट होती है कि ये बोलने क्या वाला है। तो जो वार्नर आगे कहता है ना वो सुनने के लिए एली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वार्नर कहता है मेरे परिवार के सभी लोग लॉयर हैं, मुझे भी हार्वर्ड जाना है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। अगर मैं इन सब चक्करों में पड़ जाऊंगा तो मेरा लॉयर बनने का सपना टूट जाएगा, इसीलिए हमें हमारा रिश्ता यहीं पर तोड़ना होगा, इसी में हम दोनों की भलाई है। एली कहती है यार ये क्या कह रहे हो तुम, मैंने कब रोका तुम्हें कुछ करने से, मैं तो पूरी आजादी दे रही हूँ तुम्हें, मैं खुद चाहती हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो वार्नर कहता है हाँ तुम परफेक्ट तो हो लेकिन मेरे जैसे एक लॉ स्टूडेंट या लॉयर की गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। अपने आप को जरा देखो, जिंदगी को कभी तुमने सीरियस लिया ही नहीं है, बस टाइम पास किया है। ऐसी लड़की के साथ रहकर मैं भी उसी रास्ते पर चला जाऊंगा और इससे मेरे परिवार को बहुत बुरा लगेगा ना। एली बेचारी बच्चों की तरह रोने लगती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया। इतना कहकर वो रोते रोते चली जाती है और पूरा एक हफ्ता अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी रोती रहती है। किसी भी चीज से उसको मतलब नहीं होता। उसके दोस्त उसको समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि यार बाहर निकलो, जिंदगी में आगे बढ़ो, वो अच्छा लड़का नहीं था, अच्छा वो चले गया पहले ही, तुम किसी दूसरे को पटा लो, इतनी सुंदर तो हुई तुम। पर एली वार्नर से सच्चा प्यार करती थी, उसको चाहिए तो सिर्फ वार्नर ही। और वो जैसे पार्लर में आती है ना, वहाँ रखी मैगजीन के अंदर उसको वार्नर के भाई और उसकी भाभी की फोटो दिखाई देती है। वार्नर का भाई एक बड़ा लॉयर है और उसने शादी भी अपनी जैसी एक लॉयर से की है। इस चीज को देखकर एली को एक आइडिया आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वार्नर के घर में सिर्फ लॉयर ही अलाउड है, जब तक मतलब लड़की लॉयर नहीं होगी तब तक उसकी शादी नहीं होगी। इसीलिए अब मैं भी हार्वर्ड जाकर लॉ की पढ़ाई करूंगी और लॉयर बनकर दिखाऊंगी ताकि वार्नर के परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट कर लें। वो जैसे ही अपने माता पिता को इसके बारे में बताती है तो वो कहते हैं तुम और वो भी लॉयर, लॉयर तो अजीब दिखने वाले, ढीले ढाले कपड़े पहनने वाले और किताबी कीड़े बनते हैं, तुम्हारे बस का नहीं है लॉयर बनना। फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, वही बनो, बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एली ने ठान लिया है कि वार्नर को पाना है तो लॉयर बनना ही पड़ेगा। इसलिए वो कॉलेज के टीचर से बातें करती है कि हार्वर्ड में लॉ की पढ़ाई के लिए क्या क्या करना होगा। तो टीचर बताती है तुम्हारे कॉलेज में अच्छे मार्क्स तो आते हैं लेकिन हार्वर्ड की पढ़ाई के लिए उनका एक खास एग्जाम होगा, उस एग्जाम में तुमने 175 प्लस स्कोर किया तभी तुम्हारा एडमिशन हार्वर्ड की लॉ की पढ़ाई में होगा, वरना नहीं। सुनकर एली आज से ही उस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देती है। सारे बदमाश दोस्तों को कुछ दिनों के लिए छोड़कर टॉपर बच्चों के साथ रहना शुरू कर देती है, पार्टी वगैरह कम कर देती है, सब बंद, बस वो कुछ भी करके वार्नर को पाने के लिए तैयार है। मतलब आखिरकार एग्जाम वाला दिन आ जाता है। बड़ी मेहनत से एली एग्जाम देती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसको 179 मार्क्स मिले होते हैं। इस चीज से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब हार्वर्ड की प्रोफेसर्स को एली के बारे में पता चलता है कि ये हमारे लॉ की पढ़ाई करने आ रही है और जब वो एली को फैशन डिजाइनिंग में पहने हुए कपड़े देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि ऐसी लड़की लॉ की पढ़ाई कैसे कर पाएगी। लेकिन उसने एग्जाम पास किया है जिस वजह से वो एली का फॉर्म पास कर देते हैं। इसीलिए एली अपना सारा सामान लेकर हार्वर्ड जाती है। वहाँ के सारे लॉ स्टूडेंट बड़े सिंपल कपड़े और बिना फैशन वाले होते हैं, लेकिन एली सबसे अलग लग रही है। स्टूडेंट्स उसको देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये कैसा हुलिया बना के रखा हुआ है इसने, लॉयर बनने आई है या मॉडल, सर्वाइव नहीं कर पाएगी यहाँ पर लॉ की पढ़ाई में। पर एली उनके किसी भी बात का जवाब न देकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब एली को साल भर का शेड्यूल दिया जाता है कि कब कितने एग्जाम होते हैं, कैसी पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह। तो एली हैरान होते हुए कहती है तुमने मेरा नाम फंक्शन में नहीं लिखा क्या, मैं तो फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो वो स्टूडेंट हंसते हुए कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है, यहाँ कोई फंक्शन नहीं होता, साल भर पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। एली ये सुनकर शॉक हो जाती है कि यार ये कैसे है। पर वार्नर के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। कॉलेज में घूमते ही उसको वार्नर दिखाई देता है और उसको हल्का सा इग्नोर करके वो आगे बढ़ने लगती है ताकि वार्नर उसको खुद आवाज लगाकर बुलाए। ऐसा ही होता है। वार्नर उससे कहता है एली तुम यहाँ पर कैसे। उसका तो मूड ही उतर चुका था एली को देखकर कि ये मेरे पीछे पीछे बताओ यहाँ तक आ गई। एली कहती है मैं तो लॉयर बनने आई हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या, मेरा अभी सपना लॉयर बनने का है। इतना कहकर वो अपनी क्लास के लिए चली जाती है एंड वो सोचती है कि ऐसा करने से शायद वार्नर को भी लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी को अब सीरियस लेने लगी हूँ। तो क्लास में आने के बाद टीचर सभी से कहती है मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया था याद करने के लिए, तो अब मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल करूंगी जिसके बारे में आप सभी को जवाब देना होगा। अब एली तो टॉपिक के बारे में भूल गई थी। उसके हाव भाव देखकर टीचर उससे सवाल करती है तो एली बड़े प्यार से जवाब देती है कि मैम मैं भूल गई। तो टीचर क्लास की ही विवियन नाम की लड़की से कहती है अगर कोई पढ़ना भूल जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए तुम बताओगी जरा। तो विवियन बड़े गुस्से के साथ एली को घूरते हुए कहती है
उसे क्लास से बाहर कर देना चाहिए और जब तक उसको टॉपिक याद ना आ जाए अंदर आने नहीं देना चाहिए। अब एली को समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो ये मुझसे ऐसी बातें कर रही थी, तो उसको डाउट क्लियर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लास के खत्म होते ही उसको वार्नर दिखाई देता है, वो भी विवियन के साथ। तो एली वार्नर से कहती है, इसको जानते हो तुम, ये कौन है? तो विवियन एली से कहती है, उससे क्या पूछ रही हो, मेरी उंगली में ये अंगूठी दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्दी शादी भी होने वाली है। सुनकर दोस्तों एली के ऊपर मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि वार्नर उसके साथ ऐसा कर सकता है। तो वो सोचती है, इस वार्नर ने मुझसे झूठ कहा कि जिंदगी को सीरियस लेना चाहता है, जबकि उसको दूसरी लड़की पसंद आ गई थी, बताओ, जो कि लॉ स्टूडेंट है। लगता है मैंने हार्वर्ड में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना सब कुछ बर्बाद करके इस वार्नर के लिए मैं यहाँ आई, लेकिन अब सब खत्म हो गया। रोते रोते पार्लर आती है और वहाँ पर काम करने वाली महिला पॉलेट से कहती है, तुम्हारे पास खाली टाइम है, मुझे किसी को अपना दुखड़ा सुनाना है, प्लीज सुन लो। पॉलेट भी डिप्रेशन की मारी लग रही है क्योंकि उसके पति ने उसको शादी के 8 साल के बाद ही छोड़ दिया और उसकी सारी चीजों पर कब्जा भी कर लिया, यहाँ तक कि उसके कुत्ते को भी अपने पास रखा हुआ है उसने। एली कहती, यार तुम्हारी जिंदगी तो मुझसे भी गई गुजरी है, फिर भी मेरा दुखड़ा सुन लो। पता है मैंने अपना सब कुछ जिस लड़के के लिए बर्बाद कर दिया, उसी ने मुझे छोड़कर किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली। अब मैं क्या करूं, तुम्हें कुछ बताओ। तो पॉलेट कहती है, अगर टाइम पास करती हो तो दूसरा पटा लो, पर अगर सच्चा वाला प्यार करती हो तो उसे हासिल करो। खुद को एक अच्छी लॉयर बनकर दिखाओ ताकि वार्नर खुद भागा भागा तुम्हारे पास आ जाए। और ये आइडिया एली को ज्यादा बढ़िया लगता है, वो यही करने में लग जाती है। अगले सीन में एरोन नाम का एक लॉयर क्लास में आता है जो कॉलेज में कभी कभी लेक्चर भी देता है और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। उन्हें वो अपने साथ रियल केस सॉल्व करने भी लेकर जाता है ताकि स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस हो सके कि कैसे केस को सॉल्व किया जाता है। वो सभी स्टूडेंट से कुछ सवाल करता है तो एली बड़े जोश में होती है। वो सभी सवालों का एक से बढ़कर एक जवाब देती है, जो सुनकर तो विवियन का मुंह देखने लायक हो जाता है कि इसको क्या हो गया, इतने सही से जवाब कैसे दे रही है ये। इस चीज से गुस्सा होकर वो एक बहुत ही वाहियात आइडिया लगाती है और एली से कहती है, वीकेंड पे हम सारे स्टूडेंट मेरे घर पे कॉस्ट्यूम पार्टी करने वाले हैं, सभी को अलग अलग जानवरों के कॉस्ट्यूम पहन कर आना है, तुम भी इनवाइटेड हो, आना चाहो तो आ सकती हो। सुनकर एली तो बड़ी खुश हो जाती है कि उसे वार्नर के साथ पार्टी करने का मौका मिलेगा, इसीलिए वो खरगोश बनकर पार्टी में चली जाती है। वहाँ आते उसको सभी स्टूडेंट्स नॉर्मल कपड़े में दिखाई देते हैं और सभी एली को ऐसे कपड़ों में देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। विवियन की तो हंसी रुकती नहीं कि कितनी बेवकूफ लड़की है ये, इसको क्या लगा था कि मैं इसको प्यार से पार्टी में बुलाऊंगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। एली को भी गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, पर वार्नर को देखकर वो अपना गुस्सा शांत कर लेती है। वार्नर उससे कहता है, देखो मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे बस का है ही नहीं। इंटर्नशिप लेना और वो भी एरोन की, ये तो टॉपर बच्चे भी हासिल नहीं कर पाते, तुम तो भूल जाओ। सुनकर एली का फिर से दिल टूट जाता है कि वार्नर को उस पर भरोसा ही नहीं है। वो सोचती है कि ये मुझे आज भी वही अयाशी वाली लड़की समझता है जो मैं कॉलेज में हुआ करती थी। इसीलिए दोस्तों वो उदास होकर चली जाती है और एक लैपटॉप खरीद कर उसे ही अपनी पढ़ाई का सहारा बना लेती है। और अब सारा का सारा दिन किताबों और पढ़ाई में लगे रहना उसका काम हो जाता है। वार्नर को हासिल कर पाएगी या नहीं ये तो अभी कंफर्म नहीं होता, लेकिन उसको हासिल करने के चक्कर में वो जिस रास्ते पर चल पड़ी ना, वो रास्ता उसको कामयाब जरूर बना देगा। अगर वो इस रास्ते पर चलती रही तो आगे चलकर बहुत कुछ करेगी। अगले सीन में एली पॉलेट की हिम्मत जुटाकर उसको उसके पति के पास लेकर जाती है ताकि पॉलेट को उसका पेट डॉग वापस मिल सके। उसका पति उसको देखते कहता है, फिर मुंह उठाकर आ गई तुम, मैंने कहा था ना मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती, मेरी गुलाम है तू। और तब एली उससे कहती है कि तुम दोनों अलग रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोनों अब भी शादीशुदा हो, तो इस रिश्ते से तुम्हारी सारी चीजों पर पॉलेट का भी हक है, इसलिए उसे उसका पेट डॉग वापस करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। अब लॉयर की पढ़ाई तो वो कर रही थी तो सारे कानून के सेक्शन दे मारती है पॉलेट के पति को, जिससे उसकी हवा निकल जाती है। इसलिए वो तुरंत ही पेट डॉग पॉलेट को वापस कर देता है। पॉलेट भी एली का धन्यवाद करती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे एली टीचर्स की नजरों में बहुत ऊपर आ जाती है कि सभी बोलते हैं ये स्टूडेंट बड़ी होशियार है, जरूर आगे जाएगी। एरोन खुद क्लास के बाद एली को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे पास रिज्यूमे है क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम पक्का मेरी इंटर्नशिप में जीतने वाली हो, इसलिए अपना रिज्यूमे बनाकर रखना ताकि सीधे तुम्हारा नंबर लग जाए। सुनकर तो एली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो पहले से तैयार रखा हुआ रिज्यूमे एरोन को दे देती है और जिस चीज का इंतजार था वो रिजल्ट आ भी जाता है। क्लास से 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है इंटर्नशिप के लिए, जिसमें एली, वार्नर, विवियन और एक दूसरा स्टूडेंट शामिल होता है। विवियन की तो जलन के मारे लाल हो जाती है कि इसको जगह कैसे मिल गई। तो अब एरोन सभी इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स को अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है और केस के बारे में सारी चीजें बताता है, उस केस के बारे में जिसे उनको सॉल्व करना है। तो केस के मुताबिक ब्रूक नाम की लड़की पर आरोप लगा है कि उसने अपने से 34 साल बड़े पति को शूट करके मार दिया और ब्रूक को अपने पति की मृत लाश पर बैठे हुए उसके पति की पहली पत्नी की बेटी अन्ना ने देखा था, जिसकी शिकायत पर ही ब्रूक को जेल में डाला गया है। ब्रूक का पूरा नाम सुनते ही एली को याद आता है कि ये तो कॉलेज में मेरी सीनियर थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी, ये तो वो हत्या जैसा काम कभी नहीं कर सकती। तो एरोन कहता है केस कहने के बिना पर नहीं बल्कि सबूत के बिना पर चलते हैं। मैंने ब्रूक से सबूत मांगने के लिए कहा तो वो देने को तैयार ही नहीं है। अगर वो हमको बता देती है कि हत्या के टाइम पर वो कहाँ पर थी और उसका सबूत उसके पास है तो हम उसको इस केस में फंसने से बचा सकते हैं और उसको आजादी मिल जाएगी, लेकिन वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। तो सभी लोग ब्रूक से मिलने जाते हैं और ब्रूक ने एरोन को ही अपने लॉयर के तौर पर रखा होता है। तो वो उससे कहता है अगर देखो बचना है
तो तुम्हें कुछ न कुछ बताना ही पड़ेगा सबूत के बारे में, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। सीधे तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा कि तुमने अपने पति की संपत्ति हथियाने के कारण उसकी जान ले ली। लेकिन फिर भी ब्रूक बताने को तैयार नहीं होती कि हत्या के समय वो क्या कर रही थी। तो एली ब्रूक से कहती है, देखो मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ? तो ब्रूक कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरी जूनियर थी ना तुम। चलो किसी तो अच्छे पार्टनर को एरोन ने रखा हुआ है अपने साथ, तुम तो मुझे जानती हो, मैंने किसी को नहीं मारा, तो तुम मुझे बचा लेना प्लीज। एली भी कहती है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बचा लूंगी तुम्हें। अब अगले सीन में एली पॉलेट के पास जाती है अपने नाखून वगैरह पॉलिश करवाने के लिए। तभी वहाँ पर जेम्स नाम का बंदा डिलीवरी लेकर आता है। उसको देखते पॉलेट की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एली भी समझ जाती है कि जरूर दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो जेम्स के जाने के बाद पॉलेट से कहती है, मुझे लड़कों के अट्रैक्शन पाने के बहुत सारे तरीके पता है, मैं तुम्हें कुछ तरीके बताती हूँ, वो करना, पक्का जेम्स तुम्हें पसंद करने लगेगा। जब कभी अगली बार जेम्स तुमसे मिलने के लिए आए ना डिलीवरी लेकर, तो किसी चीज के गिराने का नाटक करना, और जब उस चीज को उठाकर तुम खड़ी हो रही होगी तो तब थोड़ा स्टाइल से बालों को उठाते हुए अपने शरीर को अच्छे से दिखाते हुए खड़ी होना, ताकि तुम्हारे फिगर को जेम्स देखते रह जाए। देख लेना, फिर वो तुम्हारे ऊपर से नजर नहीं हटा पाएगा। सुनते ही पॉलेट खुश हो जाती है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है ताकि जेम्स को पटा सके। अगले सीन में एली ब्रूक से मिलने जाती है और उसको मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज बता दो ना, आखिर तुम उस समय क्या कर रही थी जब हत्या हुई, अगर बता दोगी तो तुम बच सकती हो। ब्रूक कहती है, पता है, अगर मैंने बता दिया तो जेल से बाहर आने के बाद भी लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, और मुझे मेरी बेइज्जती से अच्छा जेल में रहना पसंद है। एली हैरान कि यार बड़ी अजीब बात है, ऐसा क्या कर रही थी तुम जिसको सुनकर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? तो ना चाहते हुए भी ब्रूक को बताना पड़ जाता है कि मैं लिपोसक्शन करवा रही थी, और ये सुनकर एली भी हैरान। असल में दोस्तों, लिपोसक्शन की मदद से इंसान के शरीर के फैट बिना एक्सरसाइज के खत्म किए जाते हैं। ब्रूक एक फिटनेस कोच है, और जब लोगों को पता चलेगा कि फिटनेस कोच होकर भी ये फैट लिपोसक्शन से काम करवा रही है तो सारी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। यही कारण से ब्रूक को जेल जाना मंजूर था, पर वो दुनिया को अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। सुनकर एली को उतना तो कंफर्म हो चुका है कि ब्रूक ने कुछ भी नहीं किया, हत्या के समय वो घर पर मौजूद ही नहीं थी। तो अना कैसे कह सकती है कि उसने ब्रूक को उसके पिता के शव के ऊपर बैठे हुए देखा? जरूर अना और उसकी माँ कुछ तो मिलकर छुपा रहे हैं। वो ब्रूक से कहती है, टेंशन मत लो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सुरक्षित है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हें इंसाफ भी दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तब ये सुनकर ब्रूक की जान में जान आती है कि मैं एली पर भरोसा कर सकती हूँ। अब एली सभी इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स और एरोन को बता देती है कि ब्रूक ने अपना बयान दे दिया है, लेकिन मैं किसी को वो बता नहीं सकती। साथ ही ये भी कंफर्म है कि उसने हत्या नहीं की। एरोन कहता है, दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा, एक छोटे से सीक्रेट को छुपाने के लिए तुम केस को लटकाने की कोशिश कर रही हो। अगर मैं ये केस हारा तो मेरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन एली अपने वादे की पक्की है दोस्तों, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बताती। विवियन भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि जैसी एली दिखाई देती है वैसी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर आखिर वार्नर इसको छोड़ क्यों दिया? विवियन को जब भी केस के सिलसिले में बात करना होता है तो वो एली के पास आ जाया करती, तो एली भी उससे गुस्सा नहीं करती और जो हो सकता उसको जानकारी दे देती। इस तरह दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ कोर्ट में होती है सुनवाई, लेकिन सबूत कुछ खास न होने पर सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिलती है और ये केस पूरी तरह से फंसा हुआ होता है। सारे सबूत ब्रूक के खिलाफ होते जाते हैं। कुछ ऐसा करना होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो, तभी जाकर केस सॉल्व हो सकता है। इधर पॉलेट के पास जेम्स उसका डिलीवरी पार्सल लेकर आता है। वो जैसे ही फॉर्म साइन कर रही होती है तो उसको एली की बातें याद आती है। वो पेन को गिरा देती है और बड़े स्टाइल से हरकतें करती है ताकि जेम्स को अपना दीवाना बना सके। पर तभी बेचारा जेम्स भी पेन उठाने के लिए झुक जाता है और जैसे पॉलेट पेन को पकड़ती है उसका सर सीधे जाकर लग जाता है जेम्स को और इससे उसकी नाक ही टूट जाती है। बताओ दोस्तों, दीवाना बनने चली थी, मरीज बनकर निकल गई। इधर एलोन एली को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रही हो इस केस में, तुम्हारा काम उन लोगों से भी अच्छा है जिनको मैं पैसे दिया करता हूँ। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मेरे साथ सभी केस पर तुम काम करोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ओह ये क्या दोस्तों, वो एली के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर एली को बुरा भी लगता है कि कैसा आदमी है ये। बाहर खड़ी विवियन ये सारी चीजें देख लेती है और जब एली रोते हुए एरोन के कमरे से बाहर आती है ना, तो विवियन उसको बुरा भला कहने लगती है कि एरोन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, तभी तो तरक्की हो रही है तुम्हारी। एली भी अंदर से टूट जाती है, इसलिए बिना कुछ कहे चली जाती है वहाँ से। फिर एरोन का पार्टनर एमेट, जो कि एक सही इंसान है और वो एली के काम में उसको सपोर्ट भी करता है, वो एली को परेशान देखकर उससे सवाल करता है कि सब ठीक तो है ना, बड़ी परेशान लग रही हो। एली भी रोते हुए उसको सब बता देती है कि ये इंटर्नशिप वगैरह सब नाटक था, एरोन बस मेरा इस्तेमाल करना चाहता था, तभी उसने मुझे इंटर्नशिप दी ताकि मैं उसके करीब आ सकूं। सही कहा था वार्नर ने कि मैं अयाशी किस्म की लड़की हूँ, हर इंसान मुझे गलत नजर से देखता है, बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ कर, नहीं आना चाहिए था मुझे। एमेट तो खुद हैरान हो जाता है कि एरोन आखिर इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है, शर्म है कि नहीं उसको। एली फिर उसको अलविदा कहकर चली जाती है और जाने से पहले एली एक बार पॉलेट के पार्लर आती है और उसे गले लगाकर खूब रोती है कि शायद मेरी किस्मत में खुश रहना है ही नहीं, तुम्हारी और जेम्स की तो बात हो रही है ना, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए। पर उसी समय पार्लर में एली की टीचर भी बैठी होती है। उसको जैसे ही इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो एली से सिर्फ इतना कहती है, हालात से बचकर भागने वाले जिंदगी भर भागते रह जाते हैं, लेकिन जो हालात को डट कर सामना करते हैं कामयाबी उनको ही चुमती है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है एरोन से बेहतर लॉयर बनने की, किसी यारे गहरे की वजह से अपने इस टैलेंट को बर्बाद मत करो। ये सुनकर एली को बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो वो फैसला कर लेती है कि वो एरोन के सामने उससे आगे निकल कर दिखाएगी। जो पोजीशन वो उसके साथ
साथ गलत काम करने के लिए उसको दे रहा था, उससे भी बढ़कर पोजीशन हासिल करके खुद दिखाएगी उसको। टीचर ने यहाँ पर इस तरह एली को एक नया रास्ता दिखा दिया होता है। टीचर होते इस काम के लिए ताकि अपने स्टूडेंट्स को अच्छा रास्ता दिखा सके। इधर एमेट और विवियन ब्रूक के पास आते हैं, जहाँ ब्रूक उनसे पूछती है कि एली कहाँ है, वो क्यों नहीं आई, उसे तो मैंने अपना सारा सीक्रेट बता दिया था। तो एमेट कहता है एली ने काम छोड़ दिया है, एरोन ने जब से उसके साथ गलत हरकतें की उसका दिल टूट चुका है। ये सुनकर विवियन को एहसास हो जाता है कि मुझे एली की मदद करनी होगी। तो इसीलिए विवियन, ब्रूक और एमेट ये तीनों मिलकर एरोन को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। अगली सुनवाई की जैसी तारीख आती है तो ब्रूक के साथ साथ सभी इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स कोर्ट आ जाते हैं, जहाँ ब्रूक एरोन से कहती है कि मैं तुम्हें इस केस से बाहर करती हूँ, मैंने दूसरा लॉयर ढूंढ लिया है जो मेरा केस सॉल्व करेगा। इसके बाद वहाँ पे आती है एली, जिसे ही ब्रूक ने ये केस दिया है, और अब पूरी तरह से एली इस केस की इंचार्ज बन जाती है जो अकेले इस केस को सॉल्व करेगी। ये सुनकर तो एरोन हैरान हो जाता है। वो ब्रूक से कहता है कि जिंदगी भर जेल में रहने का इरादा है क्या, ऐसी लड़की को केस दे दिया जो सिर्फ अय्याशी के अलावा कुछ नहीं कर सकती, देखना तुम्हें केस जरूर हार जाओगी। पर ब्रूक कहती है मुझे वो भी मंजूर होगा, लेकिन तुमसे ये केस मैं सॉल्व करवाना ही नहीं चाहती। एरोन का मुंह तो लटक जाता है बिल्कुल, और एली केस की जिम्मेदारी लेते हुए अना को कटघरे में बुलाती है और उससे कहती है जब हत्या हुई तो तुम उस टाइम पर कहाँ थी। अना कहती है मैं बाथरूम में नहा रही थी। 20 मिनट के बाद जब मैं नीचे आई तो मुझे ब्रूक दिखाई दी जो मेरे पिता के खून में सनी हुई थी, उसने गोली मारी थी मेरे पिता को। एली कहती तुमने गोली की आवाज सुनी थी क्या। अना कहती मैंने नहीं सुनी, मुझे ध्यान नहीं रहा। एली एक ही सवाल को 4 तरह से घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश करती है ताकि कहीं ना कहीं तो अना अटकेगी। एली कहती सुबह उठने के बाद तुमने क्या खाया था। तो अना जवाब देती है मैं पार्लर गई थी बालों को ठीक कराने के लिए, उसके बाद आकर नहाई, फिर नीचे आई तो मैंने अपने पिता को मृत देखा। यहीं पर अना फंस जाती है क्योंकि अना ने कहा कि पार्लर में वो किसी खास तरह का केमिकल बालों में लगवाने गई थी, और अगर वो केमिकल लगाने के कुछ ही देर के अंदर बालों को धो लिया जाए तो बाल परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। कम से कम 24 घंटे उन्हें रखा जाता है सूखने के लिए। लेकिन अना के बाल बिल्कुल ठीक थे, इसका मतलब वो नहाने गई ही नहीं थी, वो उस समय हॉल में ही मौजूद थी जब उसके पिता की हत्या हुई, यानी कि अना ने खुद अपने पिता को मारा होगा। वो कहती बताओ तुमने अपने पिता को क्यों मारा। तो गुस्से में ही सही अना के मुंह से निकल जाता है कि मैं अपने पिता को क्यों मारूंगी, मैंने तो ब्रूक को मारने के लिए वो गन रखी हुई थी जो गलती से मेरे पिता के ऊपर चल गई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस दोस्तों फिर क्या था, केस हो गया सॉल्व। असली हत्यारा ब्रूक नहीं बल्कि अना ही थी जिसने अपने पिता को अनजाने में मार दिया और आरोप अपने सौतेली माँ ब्रूक पर लगा दिया। वो ब्रूक से वैसे भी सख्त नफरत करती थी, इसीलिए अना ने प्लान बनाया था ब्रूक को मारने का, जो उस पर उल्टा पड़ गया। ये होते ही ब्रूक को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है और एली ये केस बड़े शान से जीत जाती है। एरोन तो बस देखता रह जाता है। एली के लिए गर्व करने वाला लम्हा होता है ये। एली की कामयाबी देखकर वॉर्नर उसके पास आता है और उसको मनाने की कोशिश करता है कि जो कुछ हुआ उसे भुलाकर हमें जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ हमेशा वॉर्नर एली को इनकार किया करता था, इस बार एली ही उसको रिजेक्ट करके चली जाती है। वॉर्नर की हरकत से विवियन ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया होता है। एली जैसी अच्छी लड़की का दिल तोड़कर वॉर्नर के हाथ भी कुछ नहीं लगा, वो खाली हाथ रह गया। 2 साल बाद पढ़ाई पूरी होते ही एली को बॉस्टन शहर के सबसे बड़ी लॉ फर्म में ऑफर आता है कि वो एली को नौकरी पर रखना चाहते हैं। डिग्री के साथ साथ कामयाबी भी एली के हाथ लग गई। सारे स्टूडेंट्स एली की कामयाबी पर खुश होते हैं। एली और एमेट भी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और विवियन ने वॉर्नर का साथ छोड़कर एली के साथ अच्छी दोस्ती कर लेती और वॉर्नर अकेला सिर्फ डिग्री लिए रह जाता है। इसी हैप्पी और अच्छी एंडिंग के साथ ये मूवी होती है खत्म।